सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कल। चैप्टर 2 लेक्चर में पूरा हुआ है और दोनों लेक्चर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम स्पेसिफिक है वो मैं करा चुका हूँ। एग्ज़ाम स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें वो सब बता दी। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें फॉर्मूला जनरली दूसरे तरीके से बनाना पड़ता है, वो सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कहाँ आपको फॉर्मूला को दूसरे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स एक फॉर्मूले से अगर काम नहीं चलता तो हम फॉर्मूले में किस तरह से उसे दूसरे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके से उसको बना सकते हैं। ये मैं सब सिखा चुका हूँ। मोस्टली सभी फॉर्मूले जितने भी चेंज हो सकते थे मैंने चेंज करके दिखाए। कहाँ कुछ नया था वो सब दिखाया। बाकी देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ होती है आप चाहे चैप्टर्स को कितना भी पढ़ लें, कितना भी आप किसी चीज़ को स्टडी कर लें, जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस फॉर्मूले को किस जगह कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं, फिजिक्स में तो सारी हैं, केमिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। खास करके अगर पीजीडी की बात करूँ तो फिजिक्स में तो सब में कैलकुलेशन करनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक तो कैलकुलेशन करने का तरीका, सेकंड थिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होती है। और हमेशा से मैंने एक चीज़ बताई, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू नहीं है, केवल कंपैरिजन है कि कोई चीज़ किसी से कितने गुना बढ़ जाती है, घट जाती है, प्लस माइनस, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर टीजीटी पीजीडी एग्ज़ाम। कैलकुलेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। इसमें हम ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, टाइम पीरियड वगैरह जो भी कुछ आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखो, ये ना एस्केप वेलोसिटी है, प्लायन वेग ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये मतलब सही वैल्यू उन्होंने दी है। उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 2 गुना है और ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है, प्लायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या दिया, इसमें हमें कंपैरिजन दिया। यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि कंपैरेटिवली बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। भाई, कोई चीज़ फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से दूसरी क्वांटिटी से रिलेट होती है, एक ऑब्जेक्ट इतना है, दूसरे का कुछ बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे तो मास वगैरह बढ़ा दिया। अगर हम हीट की बात करें तो मान लो उसमें से हीट ज़्यादा निकल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, इस तरह की चीज़ हमेशा से आती हैं। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते भी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, हमें एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, वो होता है √2GRE। ओके, अब ये किसका है, ये अर्थ के लिए है। किसके लिए, अर्थ के लिए। अब हमें किसके लिए बताना है, एक और प्लेनेट के लिए बताना है। तो प्लेनेट के लिए उसने जो कंडीशंस दी है पहले वो देखता है। उसने कहा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के त्वरण का 2 गुना है, यानी उस प्लेनेट पर जो जीपी है वो 2 × जी है। GE लिख दो, G लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 2 गुना है। इसी तरह से उसने कहा कि ग्रह का जो व्यास है दैट इज D, डायमीटर जो है वो पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है, दैट इज DP, that is diameter of the planet will be 2 of DE, that is diameter of earth। अब हमें पता है डायमीटर अगर डबल है तो रेडियस भी डबल ही होनी है, दैट इज रेडियस जो होगी प्लेनेट की RP विल बी 2RE। रेडियस भी डबल हो जाती है, जब डायमीटर होता है तो रेडियस भी डबल ही हो जाती है, ठीक है। सेम ये चीज़ हो गई। अब बस हमें यही चीज़ यूज़ करके देखना है कि जो एस्केप वेलोसिटी है प्लेनेट की वो कितनी आएगी। तो VP विल बी इक्वल √2GP और RP। समझ गए ना, फॉर्मूले में जहाँ G था वहाँ GP रख दिया, RE था वहाँ RP रख दिया। भाई, रेडियस किसकी थी, अर्थ की थी, तो यहाँ पे प्लेनेट की रेडियस आ गई। ग्रेविटी अर्थ की थी, यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट की आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ। तो VP बराबर मैं क्या रख सकता हूँ अब कंपैरिजन के लिए, 2 × GP दैट इज 2G, RP दैट इज 2RE। तो यहाँ से ये रह गया √4 × 2GRE। अब 4 को अगर मैं बाहर लेके आऊँ तो वो जाएगा 2 × √2GRE, जो कि हमारी किसकी वेलोसिटी है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। तो VP विल बी ट्वाइस ऑफ VE।
ये हमारा आ गया। बस अब जब ये आ गया तो हम इजीली बता सकते हैं कि वीपी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दैट विल बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस तरह के जो कंपैरेटिव क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ हमें इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि ग्रेविटी कितने गुना की गई, डायमीटर, रेडियस वगैरह कुछ भी जो उसने बढ़ाया वो कितने गुना बढ़ाया, या कितने गुना, मान लो वो कहता है 1/10 गुना हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें हमेशा ही कंडीशन बनानी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगा कि हमेशा अगर जी डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रही है, तब तो ठीक है डबल हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे सीधे हम बात करें कि अगर उसने कहा कि जो ग्रेविटी है वो 6 गुना हो गई और रेडियस है वो 3 गुना हो गई, तब हमारी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो उस तरह से वो क्वेश्चन अलग बनेगा। तो ये हमें इसी तरह से करना होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की औसत रेडियस आर ई है, इसकी अक्षय कोणीय चाल ओमेगा है। अक्षय कोणीय चाल, इस बार कोणीय चाल इन्होंने दी है, तथा इसके तल पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी है। इसके तल पर गुरुत्वीय जनित त्वरण कितना है, जी, यानी कि पृथ्वी के तल पर। अब इन्होंने हमसे पूछा है तुल्यगाली उपग्रह दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कक्षा की त्रिज्या का घन क्यूब है। पूरी कंडीशन को समझिए। पूरी कंडीशंस ये है कि यहाँ पर इन्होंने कहा पृथ्वी की त्रिज्या आर है, ये रेडियस है आर, ठीक है। एक कोई सैटेलाइट है तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह का मतलब क्या होता है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है 24 घंटे होता है, यानी अर्थ के साथ ही रोटेट करता है। इट मीन्स इसकी पोजीशन अर्थ के किसी पॉइंट से फिक्स रहती है, उसके साथ करता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया। अब इसकी जो इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी वो दी आर। क्या दी है, आर, ठीक है, क्योंकि इसने कहा ना कक्षा की त्रिज्या, तो कक्षा की त्रिज्या कहाँ से निकलती है, सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो वो दी है आर। अब इस का क्यूब बताना है कि क्यूब कितना होगा, आर क्यूब कितना होगा। समझ में आई पूरी बात। देखो रेडियस उसने दिया, इसकी कोणीय चाल दे दी, ठीक है। कोणीय चाल v नोट होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोणीय चाल होती है जो यहाँ से हम निकालते हैं v नोट ओमेगा यहाँ पर, ठीक है। आर का क्यूब बताना है, इस पूरी डिस्टेंस का क्यूब हमें बताना है। शुरू कर दें। तो देखो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पास ऑप्शन तो है लेकिन ऑप्शन से नहीं मिलेगा, हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर कोणीय चाल की बात वो कर रहा है तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए, कोणीय चाल ओमेगा से गति करते हुए पिंड पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F बराबर होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सर्कुलर मोशन में। किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए ओमेगा चाल के कारण जो फोर्स लगता है वो mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, अब हमें पता है ये जो mr ओमेगा स्क्वायर है यही यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, दैट इज gm स्मॉल m इज द सैटेलाइट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ या ना, बोलो बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपको बस इसे दोनों को बराबर रखना है और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो mr ओमेगा स्क्वायर विल बी gmm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें r का क्यूब चाहिए, m से m तो कैंसिल हो गया, ठीक है। r बराबर कितना हो गया ये बताओ, gm आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इनमें से फिलहाल कोई आंसर नहीं आ रहा, या आ रहा है कोई, बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई? ओके,
यहाँ पे हमें जो आर रखना था, ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, सॉरी, ये डिस्टेंस रखनी थी पूरी आर। मैं यही कहूँ, इसमें से कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, ये एक थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर रखेंगे। चलो दोबारा करके बताता हूँ। देखो फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स में रेडियस थोड़ी निकालता, पूरी डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ मिस्टेक हुई थी और तभी वो आ जाता। खैर मैं दोबारा से करता हूँ। देखो एफ बराबर क्या रहेगा, एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्यों, देखो मैंने केवल रेडियस रख ली, वो गलती रही। यहाँ पे पूरी डिस्टेंस ही तो रखेंगे भाई, जितने डिस्टेंस में लग रहा है उतना रखेंगे। अब समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, मतलब जो मैंने आर रख लिया था वो बाय मिस्टेक आर रख लिया था, आर पूरा रखना है। आर दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो आर ये स्मॉल आर वाला रखना था, जो भी उसकी कक्षा की त्रिज्या है। तब हम कह सकते हैं जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तब यहाँ से हम ये देख सकते हैं जी एम एम से एम कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। अब जी एम की जगह हम एक चीज़ रख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। तो जी आर स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आर क्यूब बराबर क्या रहेगा, जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब ये देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये वाला डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ या एक बार और बताऊं? क्लियर हुआ कि एक बार और बताऊं? हमने इसे कहाँ से सॉल्व करा? हमने इसे सॉल्व करा कि भाई कोणीय चाल के कारण जो फोर्स लग रहा है वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यही फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है उसके बराबर है। जी एम को किससे रिप्लेस किया है? मैंने जी एम को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस किया है, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से जी आर स्क्वायर बराबर जी एम बना दिया। और ऐसा करके ना हमने बहुत सारे फॉर्मूले कल जनरेट भी किए थे। ठीक है जी, ओके। तो ये हुआ। फिर हमने क्या करा, अब क्योंकि कोई भी फोर्स जब लगता है किसी भी चाल के कारण, तो हमें पता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके बराबर। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम दैट इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सेटेलाइट। अब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों हमने बराबर करे, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, आर स्क्वायर इधर जाके आर क्यूब, तो जी एम अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर होना था। ठीक है, तो जी एम की जगह मैंने रखा जी आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जी एम में कोई आंसर नहीं है। तो जी आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो आर क्यूब ही पूछा था, उसने पूछा था ना कक्षा की त्रिज्या का घन, दैट इज क्यूब है, द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जो पूछा है वो, अगर क्यूब ना पूछता तो पूरे का क्या हो जाता, क्यूब रूट हो जाता जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, और क्या बनता? कुछ नहीं बन सकता, क्यूब से बाहर नहीं आता कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या की एक डिस्क को 2r त्रिज्या के वलय में परिवर्तित किया जाता है तो घूर्णन त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा? ये यहाँ पर कैसे आ गया क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये ग्रेविटी से तो रिलेटेड नहीं है, ये उसी से रिलेटेड है, दैट इज ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेशनली मोशन। ठीक है, सर्कुलर नहीं, रोटेशनल मोशन। किससे है ये रिलेटेड? रोटेशनल मोशन से। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन से आगे तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे, जब हमने चैप्टर तो कर ही लिया है रोटेशनल वाला। तो इसको करते हैं। देखो इसने कहा m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक डिस्क को, पहले ली डिस्क, ध्यान दो, द डिस्क ऑफ मास m एंड द रेडियस r, पहले है डिस्क को 2r त्रिज्या के वलय में परिवर्तित किया गया। वलय मतलब रिंग, is converted into a ring of radius 2r. What will be the change in the radius of rotation? घूर्णन त्रिज्या में परिवर्तन। एक्चुअली घूर्णन त्रिज्या को रेडियस ऑफ रोटेशन तो नहीं कहते, ये बाय मिस्टेक गलत ही हो रहा है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज घूर्णन त्रिज्या, ये बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है
कि एक डिस्क थी जिसका मास m था, रेडियस r थी, ठीक है, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 2r त्रिज्या के वलय में। अब आप कहोगे सर उसका मास, अरे मास तो सेम रहेगा ना, मास थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास तो सेम रहेगा, त्रिज्या ही तो चेंज कर दी, ठीक है। घूर्णन त्रिज्या में कितना परिवर्तन है ये बताना है, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या चेंज हुआ, ठीक है, क्या चेंज हुआ ये हमें बताना है। तो कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। पहले मैं केस सॉल्व करता हूँ डिस्क के लिए। देखो इसको करने का तरीका ये है कि हमें घूर्णन त्रिज्या में परिवर्तन बनाना है, और घूर्णन त्रिज्या के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम निकाल सकते हैं I बराबर एम के स्क्वायर से। ये होता है, यहाँ के जो है ये है रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज घूर्णन त्रिज्या, और I क्या है ये आपको पता होगा, बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अब हमें I का एक और फॉर्मूला पता है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर डिस्क है तो I बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, आर स्मॉल बना लो, क्योंकि यहाँ पे आर स्मॉल दिया हुआ है तो आर स्मॉल ही बनाता हूँ। समझ में आया, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। डिस्क के साथ साथ अब एक चीज और बताता हूं, उसने बनाया क्या, रिंग। तो रिंग के लिए देखो I बराबर तो सेम रहेगा, दैट इज एम के स्क्वायर, इसको K2 मान लो, इसको K1 मान लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं, ठीक है। I बराबर एम K2 स्क्वायर, दैट इज, समझ में आया ना। घूर्णन त्रिज्या के लिए, घूर्णन त्रिज्या के द्वारा जो इनर्शिया निकलते हैं उसका फॉर्मूला सेम होता है घूर्णन त्रिज्या के द्वारा, ध्यान देना, रेडियस ऑफ जायरेशन के द्वारा। लेकिन अगर मैं मास और सिंपल वाली रेडियस के लिए निकालूं, सिंपल वाली रेडियस मतलब ऑब्जेक्ट की जो शेप के अकॉर्डिंग रेडियस है उसके लिए निकालूं, तो फॉर्मूला चेंज होता है। रिंग के लिए होता है I बराबर एम आर स्क्वायर, और R जो उसने बनाई वो 2R बनाई है, दैट विल बी m इंटू 2R का स्क्वायर। समझ गए इतनी बात, किस किस को ये चीज़ क्लियर हुई। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो जब रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, तो I बराबर एम के स्क्वायर होता है, और ये सभी के लिए सेम है, चाहे ऑब्जेक्ट की शेप कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो। एक बात क्लियर हो गई। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम अकॉर्डिंग टू शेप सोचें, सबके लिए अलग अलग होता है, डिस्क के लिए अलग होता है, वलय के लिए अलग होता है। अगर हम बात करेंगे स्फीयर की, स्फीयर के लिए अलग होता है, स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर होता है ना, 2/5 हाँ एम आर स्क्वायर ये होता है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, और फिर उसमें भी ये चीज़ है कि किस एक्सिस से घूम रहा है, तो I उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। लेकिन अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे तो सबके लिए फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज एम के स्क्वायर। एक चीज़ क्लियर हुई। अब मुझे बताओ I बराबर एम K1 स्क्वायर बराबर होगा हाफ एम आर स्क्वायर के, तो क्या मैं ये लिख दूं हाफ एम आर स्क्वायर बराबर है एम K1 स्क्वायर के। तो यहाँ से K1 और R1 में रिलेशन आ गया कि नहीं, M से M कैंसिल, तो K1 स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ R स्क्वायर, तो K1 बराबर क्या आ गया, R अपॉन √2। समझ रहे हो, K1 बराबर क्या हो गया, √1/2R स्क्वायर। क्लियर। यहां से एक चीज आई, K1 आ गया, K1 तो आ गया, यहां से K2 निकाल लो, तो m K2 स्क्वायर विल बी m 4R स्क्वायर भाई 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर, तो m से m कैंसिल हो गया, K2 स्क्वायर बराबर क्या रह गया 4R स्क्वायर, K2 बराबर क्या रह गया 2R, K2 बराबर क्या रह गया 2R। अब इसने कहा कि घूर्णन त्रिज्या में परिवर्तन कितना होगा। अब अगर परिवर्तन की बात देखें तो K2 ये आया, K1 ये है, तो K2 अपॉन K1 करके निकाल लो। K2 बराबर आया 2R और K1 बराबर आया R डिवाइडेड बाई √2, तो K2 अपॉन K1 कितना आ जाएगा बताओ, 2R अपॉन R डिवाइडेड बाई √2, R से R कैंसिल, √2 पर 2 √2 आ गया।
दैट विल बी सी इज द आंसर। समझ गए? K2 बराबर कितना आ गया यहाँ से 2√2 K1, यानी जो पहले थी घूर्णन त्रिज्या उसकी 2√2 मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? चीज़ें समझ में आई तो ही हाँ करना। ये क्वेश्चन अलग था, रोटेशनल मोशन से था, यहाँ ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं, बीच में आ गया तो कर ही लिया। ठीक है, ओके, हाँ या ना? भाई 3-4 जल्दी जल्दी से आंसर दो सब कि हाँ या ना। वेरी गुड, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर। x तथा h इज वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, जबकि इनमें से हमें ऑप्शन बताना है। तो कहानी ये है कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर g की वैल्यू पृथ्वी के अंदर उतनी ही गहराई पर जाने पर सेम रहेगी। अब चाहे g बढ़ जाए या घट जाए। वेरी वेल नोन, हु इज दिस? किस चीज के लिए वेरी वेल नोन कह रहे हो आप? क्वेश्चन के लिए? तो आंसर बताओ जल्दी से, ये तो याद ही होना चाहिए आपको। हाँ, वेरी गुड, चलो जल्दी आंसर बता दो फिर। यस, d इक्वल टू h, वेरी गुड, x विल बी इक्वल टू 2h, b इज द आंसर। अब इन्होंने बता दिया, कहानी ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने तो यहाँ पे देख लिया। अब बाद में जो कोई देखेगा उसको क्या पता लगेगा, उसको हो सकता है उसने पढ़ाई ना हो चैप्टर, वो जस्ट क्वेश्चन देख रहा हो। तो चलो कर देते हैं फटाफट से। तो देखो, जो चेंज इन ग्रेविटी आती है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज डेल्टा जी एच इज 2hg/r, ये बताया था। ठीक है, और डेप्थ के लिए जो आता है वो भी लगभग सेम ही होता है, बस 2 हट जाता है, दैट विल बी g इंटू d/r। अब वो कह रहा है ये जो चेंज आ रहा है ना ग्रेविटी में वो सेम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द g चेंजेस एज मच एज द वैल्यू ऑफ द हाइट h फ्रॉम द सरफेस एंड एट द डेप्थ ऑफ द अर्थ x, यानी कि ये दोनों जो चेंज आया वो दोनों बराबर होने चाहिए। दैट विल बी 2hg/r विल बी इक्वल टू g इंटू d/r। r से r कैंसिल, g से g कैंसिल, ख़त्म। तो 2h बराबर क्या बच गया d, और d यहाँ पर x की है, दैट इज b इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जिसको ऐसे ऐसी कंसेप्ट याद है ना, समझ लो उसकी तैयारी बहुत गजब चल रही। बस आयोग वाले ही देर कर रहे हो उसका पेपर लेने में, हो सके वो 1 घंटे में मतलब 2 बार पेपर करिए आए। चलो खैर, मजाक थी। क्वेश्चन नंबर 5, इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या तथा चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात 10 है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात 6 है। पृथ्वी के प्लायन वेग और चंद्रमा के प्लायन वेग का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ द मून इज 10। ओके, द रेडियस ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ टू द एक्सेलरेशन ऑफ मून इज 6। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी, रेशियो पता नहीं एस्केप वेलोसिटी की। तो क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है भाई। हम ये कह सकते हैं जो ग्रेविटी है मून की वो g/6 कह रहा है भाई, अनुपात 6 है ना, तो डिवाइड बाई 6 होगी, 6 गुना तो नहीं गई, अनुपात 6 का, तो g/6 हो गई। रेडियस कितने कह रहा है? रेडियस ऑफ मून का अनुपात 10 है, दैट विल बी RE डिवाइड बाई 10 हो जाएगी। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2gRE। तो मून के लिए क्या हो जाएगा? एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, दैट विल बी √2g/6 RE/10।
तो दैट विल बी 1/60 इधर को लिख लूँ और 2GRE एक साथ लिख लूँ क्योंकि ये साथ साथ है। ठीक है, इतना ही तो है, और कुछ तो नहीं है इसमें अलग। तो 1/60 को अंडर रूट से बाहर निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। जल्दी बताओ, वी ऑफ मून कितनी आ जाएगी? 1.66। अरे सर कहाँ, 60 से इतना कम कैसे आ जाएगा? अच्छा रेशो पूछिए। द रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। हाँ, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, ये ध्यान दो। पृथ्वी के प्लायन वेग और चंद्रमा के प्लायन वेग का अनुपात बताना है। पृथ्वी के प्लायन वेग और चंद्रमा के प्लायन वेग का अनुपात बताना है। अब ध्यान दो, इसमें मैं क्या इसे ऐसे लिख दूं, अंडर रूट 1/60 इंटू अंडर रूट 2GRE लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। तो v ऑफ मून, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, विल बी 1/√60 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। हाँ या ना? अब इन दोनों का अनुपात बताना है। ध्यान दो, यहाँ आपने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अदरवाइज आंसर सही होता। हमें देखो वी अर्थ अपॉन वी मून बताना है। तो जब वी मून को मैं वी अर्थ डिवाइडेड बाय वी ऑफ मून करूंगा, क्योंकि अर्थ टू अर्थ टू मून बताना है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 60। और अंडर रूट 60 की वैल्यू कितनी आएगी? बाहर निकालोगे 64, 7.8, 8 से पहले 7, 49 से बहुत ऊपर चला गया, लगभग 7.8 आ रही है। देख लेना अपने हिसाब से, 7.78 के करीब आएगी। ठीक है, तो ये आया, तो अप्रोक्सीमेटली 8। सी इज़ द आंसर, नॉट डी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगर वो मून अपॉन अर्थ पूछता तो इसका उल्टा हो जाता, तब 1/7.8 आती। समझ गए जी? चीज़ें क्लियर हुई? तो प्लीज़ डोंट मेक अ मिस्टेक इन दिस। क्वेश्चन पढ़ना है और हमें करना है। गलतियाँ यही होती हैं जब हम सोच लेते हैं कि इस तरह से कर लें, लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान से थोड़ा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। r पृथ्वी की त्रिज्या तथा g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होगी? इतना इजी क्वेश्चन। उपग्रह की कक्षीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से? ये होता है GR² अपॉन R प्लस H, और बस यही तो होता है। तो V नॉट बराबर क्या आ जाएगा? V नॉट बराबर R बाहर भी ले सकते हैं, G अपॉन R प्लस H। कौन सा आंसर है बताना जरा, इन सब में देख के बताओ विच इज़ द आंसर। ये तो बता सकते हो, अब तो सब लिख दिया मैंने। डी इज़ द आंसर। ये तो डायरेक्ट ही लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी को ये भी पूछना कि आया कैसे? ये मैं सिखा चुका हूँ, ग्रेविटी वाला वीडियो नंबर 2, उसमें ये सब चीज़ें हैं। वीडियो नंबर 2 में मिलेगा या वीडियो नंबर 3 में मिलेगा? मिलेगा ज़रूर, सब में, मतलब सब चीज़ मिलेगी ज़रूर। बताओ क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? ये कहीं से तो आया होगा, अभी कैसे आया होगा वही चीज़ है। या करके दिखाऊं? चलो कर लेते हैं, छोड़ो क्या रखा है इन बातों में। F बराबर एक फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। अब v² दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ mv0² अपॉन r। और हमें पता है ये F जो होता है जब भी कोई उपग्रह किसी दूसरे प्लैनेट के
अराउंड चक्कर लगाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आर से आर खत्म, तो वी नॉट स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एम से एम खत्म हो गया, जी एम अपॉन आर। तो वी नॉट बराबर क्या आ गया, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, जी एम अपॉन आर, और आर क्या है, पूरी डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से लेके हाइट, मतलब कितनी भी हाइट पर है सारी मिला दो। ठीक है, अब हमें पता है अंडर रूट जो ये जी एम है, जी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। और जो ये आर है वो कितना होता है, आर प्लस एच, एक तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उससे ऊपर की हाइट, टोटल मिला के स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमने रख दिया आर प्लस एच। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, आ गया, बस इतना ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें तो सेम ही पूछा है, चलो ये आप सॉल्व कर दो फिर, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। एक छोटा उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहा है, इसकी कक्षा का वेग लगभग कितना होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है, दैट विल बी अंडर रूट जी आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 8 किलोमीटर पर सेकेंड का आंसर आ गया जी, इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर। सो वी नॉट बराबर जी की वैल्यू 10 रख लो, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो 6400 रख लो। ठीक है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें अंडर रूट भी हटाना है तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा जब पावर 3 हो जाएगी 10 की, तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ से जो बाहर आंसर आएगा वो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 से, दैट विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8000 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, ध्यान देना, ये भी मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा, दैट विल बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि अगर पावर 3 को मैं देखूं, अगर मैं 6400 ही रखता और 10 रखता तो पावर बाहर निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसे आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। जैसे अब तक आपको अभी 2-3 क्वेश्चन मिल गए, है ना। एक तो वो था दैट इज़ डी बराबर 2h, जिस पे जी की वैल्यू सेम होती है। अब एक ये मिल गया कि अगर बिल्कुल पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगा रहा है, जिस केस में h जो है 200 किलोमीटर से कम है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये चीज़ें फिक्स सी हो गई, इनको याद रख लो, फॉर्मूले बना करके अपने पास वैसे रख लो और ये चीज़ें याद रख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अति समीप वृत्तीय कक्षा में छोड़ा गया है। एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अति समीप वृत्तीय कक्षा में छोड़ा गया है, इसे इस कक्षा में कितना और अधिक वेग दें ताकि यह पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल जाए। वाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम लेवल के। अभी तक तो हम बेसिक चीज़ें समझ रहे थे, क्वेश्चन तो ये होते हैं अच्छे जो कुछ अलग से होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान को छोड़ दिया पृथ्वी के समीप। समीप मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। हमें जो इसमें आर रखनी पड़ेगी वो हम सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ के जितनी मान सकते हैं, एच का इसमें कोई खास लेना देना नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखो, क्योंकि उसने अति समीप कहा है। अति समीप का मतलब है कि इतनी ऊंचाई पर नहीं छोड़ा कि हमें एच रखना पड़े। तो सिंपल वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आर ई रखा जा सकता है फॉर कक्षीय वेग, क्योंकि भाई कक्षा में चल रहा है तो इतना वेग तो उसके पास आ गया। अब इन्होंने कहा कि इसे कितना और वेग दें कि पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल जाए। तो इसको हमें पहुंचाना है कहां तक, एस्केप वेलोसिटी तक, एस्केप वेलोसिटी तक। तो कुल मिला के इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, बस समझ गए।
भाई एस्केप वेलोसिटी हमें पता होती है, कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमें पहुँचाना है, ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो इस वेलोसिटी कक्षीय वेग से एस्केप वेलोसिटी तक कितनी और वेलोसिटी की इसमें जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। 11.2 इंटू 8। बट किया कैसे है? 11.2 इंटू 8, नहीं नहीं, उससे नहीं आएगा। उससे तो जो आंसर आ रहा है सर वो गलत हो जाएगा। उससे नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा है तो सेम, लेकिन उसने ये कहा कितना और अधिक वेग दें, कितना और अधिक वेग दें। समझो ध्यान से, उसके पास कुछ वेलोसिटी पहले है, आपको एस्केप तक पहुंचानी है, गुना नहीं करना, डिफरेंस बताना है कि कितनी और वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक मोटर गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, उसको कितना और वेग दो कि उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। यस, अब ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कर दें सॉल्व फटाफट से। देखो भाई, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जो वेलोसिटी हमें देनी है वो होगी एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ गए? एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल घटा लो तो जितनी देनी है वो मुझे मिल जाएगी। दैट विल बी v बराबर √T v0 माइनस v0। अब आप कहोगे सर ये √2 v0 कहाँ से आ गया? ये सुनो, ये मैंने कल भी बताया था, दैट एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gre, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का तो अभी अभी बताया, दैट इज √gre। तो एस्केप वेलोसिटी को ये भी तो लिखा जा सकता है ना, तो बस यहीं से लिख दिया मैंने। तो यहाँ से v बराबर ये भी लिख सकता हूँ √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 इंटू v0। v बराबर क्या आ जाएगा, √2 दैट इज 1.41 माइनस 1 इंटू v0। तो v बराबर कितना आ गया, 0.41। और अभी अभी हमने v0 की वैल्यू निकाली थी, याद हो तो, कितनी थी, 8000, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है ना, इसलिए मीटर पर सेकेंड वाली रखी है। अब आएगा आंसर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.28 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है जी, समझ में आया भाई? एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचाना था, थोड़ी सी वेलोसिटी थी, थोड़ी सी और बढ़ानी थी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इतनी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक उपग्रह पृथ्वी तल से 2620 किलोमीटर की दूरी पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6380 किलोमीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ द g इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर हो, तो उपग्रह के कक्षीय वेग और परिक्रमण काल क्या होंगे? अब की बार इसमें आप कक्षीय वेग का फॉर्मूला, ठीक है, कक्षीय वेग का फॉर्मूला आप दूसरा रखेंगे, √GRE नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा दी है, 2620 किलोमीटर। तो करें इसे, हाँ सर उससे भी आ सकता है, जो आप बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन वो किलोमीटर में आएगा, हाँ फिर मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, वो भी हो सकता था। देखो भाई, सर ने एक चीज़ और बताई, इन्होंने कहा कि अगर हम प्लान वेग में से जो 8 है,
8 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको माइनस करें तब भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, हमारा किलोमीटर में आंसर आएगा, बाद में मीटर में चेंज कर लो। वो आपने जो पहले शायद अच्छा माइनस लिखा था, ओके। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो इन्होंने कहा कि एक उपग्रह पृथ्वी तल से 2620 किलोमीटर की दूरी पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6380 किलोमीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, जी की वैल्यू दी है, उपग्रह के कक्षीय वेग और परिक्रमण काल बताना है। तो इस बार उपग्रह का कक्षीय वेग जो होगा फ्रेंड्स, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा v0 इज इक्वल अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज द हाइट। तो r प्लस h पहले निकाल लो, जो कि हो गई कितनी, 6380 प्लस 2620, तो ये हो जाएगी 9000 किलोमीटर। ओके, अब बाकी आपको सॉल्व करना है, तो जल्दी से इसे v0 को सॉल्व करो, सबकी वैल्यू रख के। g इंटू एम दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, ओके ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं, डिवाइडेड कर दो r प्लस एच दैट इज 9000 किलोमीटर। अब क्योंकि इन दोनों में मीटर दे रखा है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट विल बी अप्रॉक्स 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आएगा। ओके, 6.67 इंटू 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड में ये आंसर आ गया। अब इसमें ये हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज़ और निकालनी है, टी। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है परिधि बटे वेग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, परिधि बटे वेग, दैट इज 2 पाई आर अपॉन v0 कक्षीय वेग। तो ये भी हम कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9000 डिवाइडेड बाय v0, v कितना है 6.67। अब एक और बात, ये भी किलोमीटर में, ऊपर वाला भी किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ से आपका t जो आएगा वो कितना आ जाएगा, लेकिन ये अगर दोनों चीज़ किलोमीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, अच्छा किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 8479 सेकेंड आएगा। तो t इज इक्वल कितना हुआ, 2.35 आवर्स। सो ए आंसर ही सही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड जिनमें कैलकुलेशन आती है, उस कैलकुलेशन को तेज़ी से करने के लिए आपको एक चीज़ करनी है जो सबसे बेस्ट रहेगी कि आप पावर को ज़्यादा सॉल्व करो। लाइक अगर मुझे इसे सॉल्व करना है 9000 इंटू 10⁻³ और ऊपर की कैलकुलेशन को, तो मैं ये भी कर सकता था कि सारी पावर को एक साथ बना सकता था, और फिर जो मेरे पास डिजिट रह गई थी वो या तो 1 डिजिट या 2 डिजिट रह गई थी, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण 1/9 भाग शेष रह जाएगा। अब ये वाला बताओ आप कि कितनी ऊंचाई पर 1/9 भाग शेष रह जाएगा। कर सकते हैं इसे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 1/9 भाग शेष रह जाएगा, ऊंचाई बतानी है। देखो भाई, इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो उससे भी हो सकता है। वेरी गुड, आंसर तो आ गया। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, चाहे आप अलग से कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है 1/h, 1 प्लस h अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल, जो 1/9 भाग दिया है तो ये सिर्फ रह जाता है 9, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1/9 इज इक्वल 1/1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये होता है मेन चीज़ ये होती है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हमने ये बना लिया था बस, तो आप इस चीज़ को याद रख के कर सकते हैं। तो 1 प्लस h अपॉन आर का स्क्वायर बराबर 9 था,
तो 1+h/r कितना रह गया 3, तो h/r बराबर रह गया 2, तो h विल बी 2r, और r कितनी दी है रेडियस 6400 किलोमीटर, तो h विल बी 2 × 6400, ये हो जाएगी 12800 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 1/9 रह जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब किसी को अगर ये समझना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप जो कल वीडियो थी जो कल कराया था उसमें देख लेना, फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलो इसका आंसर तो आप ही दे दो फटाफट से। आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उनके आंसर आपको देने हैं, फटाफट से दो। क्या आंसर आएगा इसका? किसी उपग्रह को ग्रह के प्रति घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से, नाभिकीय बल से, स्थिर वैद्युत बल से, अपकेंद्र बल से। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, रॉन्ग, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे भैया उपग्रह के चारों ओर घुमाना है, तो यहाँ जो अभिकेंद्र बल है, ठीक है, जो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है ग्रेविटेशनल के, तभी तो वो रेडियस में खिंचा हुआ है। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। अपकेंद्र बल तो उसे बाहर ले जाने के लिए होता है, ये तो बिल्कुल भी अभिकेंद्र बल के, उसको बैलेंस रखने के लिए। देखो वो बैलेंस रहे, वो बैलेंस रहे, अपनी जगह पर बना रहे, सर्कुलर पाथ पे रहे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए एक चीज। लेकिन अगर उसे किसी पिंड के परितः घुमाना है तो पिंड को खींचना पड़ेगा ना अपनी तरफ, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यहां जो अभिकेंद्र बल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगता है। समझ गए ना? समझ गए? जब हम रस्सी से बांध के कोई चीज घुमाते हैं तो वो जो अभिकेंद्र बल होता है वो तनाव के कारण लगता है जो रस्सी में प्रोड्यूस होता है। ओके जी, बस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर उसी वस्तु के भार से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेस, मोर, इक्वल कैन बी सेड। सॉल्व करो फटाफट से, आंसर ही दे दो, सॉल्व क्या करना है इसमें। यस सर, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। अधिक होता है। जो अर्थ होती है उसको हम कैसी मानते हैं? इक्लिप्स शेप की। ठीक है, इसकी जो इक्वाटोरियल रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है पोलर रेडियस से। ठीक है, सो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। इसलिए हमें पता है जी बराबर होता है Gm/r², दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी जी की इक्वेटोरियल पे ज़्यादा होगी रेदर देन जी एट पोल से। अब जब जी ज़्यादा तो वेट भी ज़्यादा, बस बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। किसी ग्रह का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम एवं त्रिज्या 6 × 10⁻6 मीटर है। इसकी सतह पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की बंधन ऊर्जा कितनी होगी? बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा भी कल समझाई थी, फॉर्मूला बताया था कल बंधन ऊर्जा का। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला E/B बराबर होता है हाफ G। मैं G कैसे भूल जाता हूँ बार बार। हाफ इंटू Gm स्मॉल m/r, ये होता है जी बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला। एक्चुअली ये जो बंधन ऊर्जा है ना,
ये टोटल एनर्जी के इक्वल है जो किसी घूमते हुए पिंड पर लगती है, या किसी भी पिंड पर जो पृथ्वी की सतह है उस पर लगती है। अगर वो पृथ्वी की सतह से ऊंचा है तो h और आ जाएगा इसमें, और अगर पृथ्वी की सतह पे है तो यही होती है। तो जल्दी से मुझे EB की वैल्यू निकाल के बता दो। जल्दी से बताओ EB की वैल्यू। हाफ इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना दिया अर्थ का? 6 इंटू 10⁻24। वैसे मास उसने अर्थ लिखा नहीं, लेकिन मास से पता लग रहा है कि अर्थ ही है। 6 इंटू 10⁻6 अपॉन एक और चीज़ है कि मास ऑफ पार्टिकल दैट इज़ 2 किलोग्राम, और डिवाइड बाय रेडियस। अरे मैंने क्या करा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इंटू 2 अपॉन रेडियस, ये होगा। ठीक है जी, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी तो नहीं आएगा, पावर बता रही है। देखो इसमें करना ही भी क्या है, 2 से 2 काटो, 6 से 6 काटो, आंसर तो साफ आ गया, दैट 6.67 ही आएगा। अब पावर कितनी आएगी देखो, -11 24 10⁻13, और नीचे से 6 और माइनस की आ गई, दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻7। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत ना, चल जाएगा इतना। जब गलत करके आओगे तो सही भी हो जाएगा कभी ना कभी। यहाँ गलत कर लो, बढ़िया है, एग्जाम में तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि एक पिंड ऊर्ध्व से 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्लायन वेग कितना होगा? निकाल सकते हो इसे भाई। ये कह रहे पृथ्वी से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 45 डिग्री पे फेंक दिया, कितना हो गया? सेम रहेगा। प्लायन वेग इन पे डिपेंड नहीं करता। प्लायन वेग जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है जी और आर ई पर। ठीक है, एंगल वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। चाहे सीधे खड़े होकर किसी चीज़ को बाहर की ओर फेंक दो, चाहे किसी एंगल पर फेंक दो। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना हो जाएगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। टू परसेंट मैक्स। हाँ 2% सही है। बढ़ेगा या कम होगा? यस, वेरी गुड सर। देखो भाई, जी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, Gm/r²। जी और एम कांस्टेंट है क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट रखना है। बस रेडियस के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो जी जो होता है इन्वर्सली r² होता है, यानी कि अगर रेडियस कम हो रही है तो जी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। तो एक चीज़ तो ये होगी, त्रिज्या कम करनी है तो जो जी बढ़े ही बढ़ेगा, तो आंसर बढ़ जाएगा और बढ़ जाए में से कोई आएगा। अब बढ़ेगा कितना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब परसेंटेज की बात दी गई हो तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब आप कहोगे सर ये 2 कहाँ से आया? देखो ये जनरली ना इस कंसेप्ट को मैंने एरर वाले चैप्टर में समझाया हुआ है, यूनिट 1 एरर। उसी में निकालते कि अगर 1% की कमी हो जाए तो टोटल क्वांटिटी में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी, 1% 2% की कमी हो जाए तो किस तरह से उसे निकालना है, खासकर जो ये डिवाइड में पावर वगैरह आती है, इसके थ्रू मैंने सॉल्व करना उसमें सिखाया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली इससे लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? तो अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, दैट विल बी 2 इंटू 1%। ये पूरा कितना दिया हुआ है? 1% दिया हुआ है, ध्यान देना, ये पूरा 1% है। सो 2% इंक्रीज आ जाएगा। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। भाई अगर त्रिज्या कम होगी ना तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी,
ठीक है, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर खुद बता दो। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी एम बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, अच्छा इस पे भी सेम दे दिया, वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? यस, मास नो चेंज। ठीक है, मास में कोई अंतर नहीं आता जी, कहीं भी मास सेम रहता है। और दूसरी बात, यहाँ तो जी भी सेम है, वेट भी सेम ही रहेगा, अगर वेट देते तो भी सेम रहेगा, भाई जी भी तो सेम है इसमें, जब जी सेम है तो वेट भी सेम रहता, बस। वैसे भी मास पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताओ। भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। है डी? क्यों डी कैसे आया? दो कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन लगेगी एक ही, डी तो नहीं है। देखो भाई, यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल, तो अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वो हारिनता में ही तो आ जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब जी बराबर 0 है तो पृथ्वी पर मौजूद किसी सबस्टेंस को भारहीनता होगी, एक बात समझो। और भारहीनता का मतलब क्या है? कि जो फोर्स है वो उसे खींच भी नहीं रहा, तो गुरुत्वाकर्षण भी तो शून्य हो गया। ठीक है भाई, एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर होता है कि नहीं होता? आर स्क्वायर, यहां से भी तो समझ सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? सर एक बार आप माइक ऑन करके ना ये आप मुझे बताओ, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। आप क्या कुछ कह रहे हैं? जो गुरुत्वाकर्षण है, सर गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी नहीं कहते, गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को कैपिटल जी कहते हैं, विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, जो कभी घटता या बढ़ता है ही नहीं। सर गुरुत्वाकर्षण बल की शून्य स्थिति का मतलब है जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। उस केस में, हाँ, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल की शून्य स्थिति आ जाए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल गई, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अलग चीज़ है, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कभी जीरो नहीं हो सकता, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ जी, कोई बात नहीं। देखो यहाँ, देखो यहाँ बल लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? अब बताओ। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? इसका आंसर बताओ।
ओके, यस, दिस इज करेक्ट। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, दैट विल बी, वेट विल बी जीरो, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा सेम रहता है, मास कभी नहीं बदलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। लिफ्ट वाले सिस्टम मैंने आपको बता दूं, ये मैंने चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में करा दिया था, ग्रेविटी में नहीं कराया था, फोर्स वाले में करा दिया था। फोर्स वाले में ही मैंने पुली सिस्टम भी कराया था और लिफ्ट भी कराया था। ठीक है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। जब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ध्यान दो, अगर वो समान वेग से ऊपर जा रही है तब वेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलेशन नहीं होगा। अगर एक्सीलेशन हो रहा है, उसी के कारण जो वेट चेंज होता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, जब लिफ्ट एक्सीलेटेड होती है, समझ गए? केवल एक्सीलेटेड लिफ्ट में जब उसकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो रही हो और वो ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, एक्सीलेटेड मोशन में ही हमेशा वेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक गोलाकार ग्रह से प्लान वेग वी है, ठीक है, इसके वेलोसिटी वी है, तथा अन्य ग्रह के संगत जिसकी त्रिज्या 2 गुनी तथा औसत घनत्व आधा है, प्लान वेग कितना होगा? त्रिज्या 2 गुनी है लेकिन औसत घनत्व, जो घनत्व है डेंसिटी, वो पहले वाले के मुकाबले आधा हो गया, तब प्लान वेग कितना होगा? टू वी ई। कैसे निकाला सर? वी ई इज इक्वल अंडर रूट 2GRE होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ त्रिज्या 2 गुनी करी, लेकिन डेंसिटी भी तो आधी कर दी। अब अगर उन्होंने डेंसिटी में चेंज किया है तो भाई ये सिंपल तरीके से उतारने का नहीं, तो डेंसिटी को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। चलो डेंसिटी का अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट GRE। इसकी जगह हम एक फॉर्मूला रखते हैं GM/RE, 2 इंटू GM/RE। अब जो M है वो क्या है? मास, और मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को मान लो रो, मान लो रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि कैसा है? गोलाकार है, दैट इज 4/3 πr3, जो भी इसकी रेडियस है। ठीक है जी, तो VE को मैं क्या लिख सकता हूँ? VE को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू G/R, R दैट इज रेडियस, और M की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूँ 4/3 πr3। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? अब R से एक क्यूब कैंसिल, स्क्वायर बच गया, तो यहाँ से VE बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 दैट इज 8, अंडर रूट 8/3 पाई G और रो इंटू R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर बाहर आ सकता है, दैट विल बी V इज इक्वल R अंडर रूट 8/3 पाई G रो। इतनी बात क्लियर हुई? इतना अकॉर्डिंग टू डेंसिटी अगर हमें दी हो तब ये फॉर्मूला बनता है। अगर हमें डेंसिटी दी हो तो इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है, जो VE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, और जो VE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट रो के है, दैट इज डेंसिटी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? आ जाएगा ना? अब तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें ये पता लग गया जो VE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R अंडर रूट रो है, ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं पहले वाले प्लेनेट के लिए।
पहले वाले प्लैनेट के लिए मैं सिंपल सिंपल सी सारी चीज़ें रख लेता हूँ, दैट इज़ V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 अंडर रूट रो 1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, त्रिज्या कितनी की थी 2 गुनी, यस, तो 2R1, और डेंसिटी कितनी की थी 1/2 ऑफ रो 1, समझ गए हो, घनत्व कितना किया था आधा, तो इस तरह से रख लिया मैंने। तो अब V2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया 2/√2 R1 अंडर रूट रो 1, तो V2 बराबर, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बराबर भी रखते होगे कोई दिक्कत नहीं है, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, ये सिर्फ √2 बचा, और R1 रो 1 क्या रह गया जो हमारी V1 थी यहाँ से, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है, तो V2 बराबर क्या रह गया √2 VE, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर हुई। तो मैं कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं बताता जो आपका कोई और क्वेश्चन आ जाए और फंस जाए, मैं हमेशा उस तरह से बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर सकें। शॉर्ट ट्रिक मत मारना कुछ चीज़ों में, खासकर जब ये 2 गुनी 3 गुनी आधी तिहाई 1/4 1/9 कुछ भी आता है, तो शॉर्ट ट्रिक मत मारना, बस फॉर्मूलों से करना कि एक फॉर्मूला दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तब अगर आप ये ध्यान करके चलेंगे तो मैं मानता हूँ फिजिक्स का जिस चीज़ का आपको फॉर्मूला पता है, जिस चीज़ का आपके नॉलेज में आ चुका कि मैंने कभी ये क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे इसका फॉर्मूला पता है, थोड़ा बहुत पता है, इस चीज़ की गारंटी मेरे से ले लो। अगर आप इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल तरीके से करना एक एक पॉइंट में, तो वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये जो ग्रेविटेशन वाला था इसके 20 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के कराए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐप पर पड़े हुए हैं, वहाँ से कर लेना। सो मिलते हैं कल, गुड बाय एवरीवन। अभी टाइम बचा हुआ है, एक काम करते हैं 2 मिनट रुको, केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम बच रहा है, 2 मिनट रुकना बस।